टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास जो पहला आज टॉपिक है वो है बेसिकली एनवायरमेंटल इमरजेंसी में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट occur when tissue super cold to well below 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपका जो माहौल है जहां आप रह रहे हैं, जहां आप गए हुए हैं, उसका अगर दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर जाता है, बिलो 0 चला जाता है, -1, -2, -3, बाज ऐसे इलाके हैं जिनमें -30 भी होता है। कुछ हमारे जैसे हमारे ऊपर जो इलाके हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, जैसे सियाचिन है, नीचे K2 है, इसके बेस कैंप के एरिया जो हैं, यहाँ -डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ जाता है। आइस क्रिस्टल फॉर्म इनसाइड द सेल एंड मैक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस फर्दर कंप्रोमाइज टिश्यू वेबिलिटी। तो वो ये क्या होता है कि जो खून है आपका वो जम जाता है। तो एक आपका बॉडी का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को जब आप मेंटेन नहीं रखेंगे कि तो जब नीचे चले जाएंगे तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर जम जाएगा और टिश्यू जो है उनके अंदर जैसे बर्फ या क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे बर्फ फ्रॉस्ट होता है ना, बर्फ जमना शुरू हो जाएगी ना, ये आपका ब्लड जो अंदर आपका जो फ्लूइड है ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उससे क्या होगा कि आपकी टिश्यू की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। तो जब मूवमेंट रुक जाएगी तो यहाँ पेन भी हो सकता है, ये स्वेलिंग भी हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। और बाद दफा आपको पता है जो बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो हाथ को या उस आर्गन को काटना भी पड़ जाता है कि वहां नेक्रोसिस होकर गैंग्रीन हो जाती है। तो ये एक तो उस ऐसे एनवायरनमेंट में जहां आपका टेम्परेचर बिलो 0 चला जाता है, लेकिन कुछ लोग कोल्ड सेंसिटिविटी भी उनके अंदर होती है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे यहाँ जो इन शहरों में जहां -0 भी नहीं जाता, 2, 3, 4 टेम्परेचर होता है, उनको चिल बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन ये सब लोगों को नहीं होता। ये जो बात कर रहा है ये बिलो जब जाएगा तो वहां जो भी बंदा जाएगा उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। तो लिहाजा जो हाई एल्टीट्यूड्स में लोग जाते हैं या क्लाइंबिंग करते हैं या जो पहाड़ों पे जो 7000 फुट की बुलंदी पे या 8000 फुट की बुलंदी पे जाते हैं तो उस पे फिर वो ग्लव्स इस किस्म के होते हैं, जो एनवायरमेंटल ग्लव्स होते हैं, आप पूरी बॉडी को कवर करके जाते हैं ताकि कोई सा, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे लोग जो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करते हैं या पहाड़ों पे या चोटियां सर करते हैं, या हमारे फौजी जो हाई उस पे रहते हैं उनके फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है और अक्सर उनके हाथ कोई ऑर्गन जो है ना काटे भी जाते हैं। तो ये बड़ी इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी को होम्योपैथिक बड़ा अच्छा तरीके से डील करती है और ये हमें समझना चाहिए। और फ्रॉस्ट बाइट के केस भी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते हमारे पास चिल ब्लैंक्स के केस आते हैं, जो हमारे नॉर्मल सिटीज के अंदर भी जब सर्दियों का मौसम होता है जो कोल्ड सेंसिटिविटी उनके अंदर होती है तो उनके ये देखते होंगे कि ये स्वेलिंग, आंखों में खारिश शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको हम चिल ब्लैंक्स कहते हैं। तो फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है कि जो बर्फ जैसी जिस्म के कुछ ऑर्गन जो एक्सपोज होते हैं वहां क्रिस्टल जमना शुरू हो जाते हैं, इसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। फ्रॉस्ट नाइट रेफर टू द सुपरफिशियल फ्रीजिंग इंजरी, इसको हम सुपरफिशियल इंजरी भी कहते हैं, मैनिफेस्टेड विद द ट्रांसिस्ट numbness and tingling and the resolve after the rewarming. No tissue destruction occur in frosting stage और इंजरी। लेकिन अगर आप इसको वक्त पे उसको वार्म कर लेते हैं, टाइमली आप उसको कवर कर लेते हैं, तो आप उससे उस सिचुएशन से बच सकते हैं। अब हमारे पास
इसकी जो बड़ी दवाई है वो है एगेरिकस। एगेरिकस जो है वो आपकी चिल बैलेंस में भी इस्तेमाल होती है, और एगेरिकस जो है, एगेरिकस जो इसकी लाइन है जी, उसको मेडिसिन कहाँ पे है। एगेरिकस जो है वो आपकी चिल बैलेंस में भी काम करेगी, फ्रॉस्ट बाइट में, कि इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्जे की ठंडक पाई जाती है। ये जो दवाई है ये प्रूविंग के दौरान हुआ कि इसने, जब इस दवाई का इस्तेमाल हुआ तो इसने बहुत ज्यादा जिस्म के अंदर वो कैफियत पैदा की थी जो कि फ्रॉस्ट बाइट के अंदर होती है। लिहाजा हम बड़े एक्सपीरियंसली जो हमारे यहाँ फ्रॉस्ट बाइट आते हैं या चिल ब्लेंस आता है उसके लिए हम एगेरिकस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक दवाई मैंने और यहाँ लिखी है, ट्यूबरक्लोनियम। ट्यूबरक्लोनियम जो है ये आपकी एटमॉस्फेयर, आपकी क्लाइमेटिक चेंज है जो बॉडी के अंदर आती है और जिससे बॉडी मुतासर होती है, ये उसके लिए मुदाफत पैदा करती है। बॉडी के अंदर एक सलाहियत पैदा करती है कि आप टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें, उसके अंदर खिलाफ जो है ना, उसके खिलाफ जो है आप मदाफत पैदा करें। मसलन कई लोग ऐसे हैं जो कि सियाचिन जैसी जगह पे रहते हैं और वो उस एनवायरनमेंट से इम्यून हो जाते हैं और उन्हें वो जगह तंग नहीं करती। लेकिन वही बंदा अगर उठा के आप सिबी में ले जाएं या उस जहां टेम्परेचर 50 और 48 और 51 52 के करीब होता है, तो वो बंदा वहां सरवाइव नहीं करता क्योंकि वो क्लाइमेट से इम्यून नहीं है। इसीलिए अगर वो बंदा, हम जो सिटी में रह रहा है, उसको उठा के वहां सियाचिन में ले जाएंगे तो वो मर जाएगा। तो क्लाइमेटेशन जो है, बॉडी की क्लाइमेटेशन क्या है कि वो आपका मुदाफती निज़ाम ग्रेजुअली जब वो पहाड़ों में जो लोग बर्फों में रहते हैं, वो फिरते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रह रहे हैं, आ जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसको क्लाइमेटेशन कहते हैं कि आप क्लाइमेट से आस्ता आस्ता मिक्सअप हो जाए। तो इंसान के अंदर खुदा ने इतनी पावर रखी है कि वो हर मौसम के अंदर सरवाइव करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसको उससे इम्यून होना पड़ता है, उससे उस जगह से क्लाइमेट होना पड़ता है। तो ट्यूबर क्या करती है? ट्यूबर आपकी बॉडी के अंदर क्लाइमेट, चाहे वो क्लाइमेट हॉट हो चाहे वो क्लाइमेट कोल्ड हो, और स्पेशली कोल्ड के लिए तो बहुत ज्यादा काम करती है। तो ये बॉडी के अंदर एक स्ट्रांग इम्यूनिटी बना देती है अगेंस्ट द कोल्ड। इसलिए आपको पता है ये नज़ले जुकाम की भी बड़ी दवाई है। और ये एक और दवाई है हमारे पास, जिंकम मेट। जिंकम मेट के अंदर भी बड़ी सलाहियत पाई जाती है कि ये जो है बॉडी की जो रुख है, जो उसका जो बॉडी के अंदर कोल्ड सप्रेशन कर रहा है, दबा रहा है क्लाइमेट, ये उस क्लाइमेट को रोकेगी। इसकी जो फिलोसफी है जिंकम मेट की, ये चीजों को अंदर से बाहर की तरफ धकेलती है और जो चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं उनको रोकती है। मसलन हम स्किन में इसको देते हैं कि अगर स्किन में कोई इरेप्शन हो जाती है तो वो इरेप्शन जब दब के किसी वाइटल ऑर्गन पे जाती है तो इसको वापस बाहर फेंकती है। तो ये ध्यान में रखें कि जो फॉरेन क्लाइमेट की चेंज बॉडी के अंदर आ रही है, ये उसको रेजिस्ट करवाएगी आपको और उसको रोकेगी। दोनों में फर्क है। वो जो अंदर सर्दी या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया, गैरिकस उसको हाई करेगी, ये बाहर से अंदर जाने को रोकेगी। और ट्यूबरक्लोनियम क्या करेगी? रेजिस्टेंस पैदा कराएगी बॉडी के अंदर। एक बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा कि जैसे कोई भी क्राइसिस होता है तो आप हेल्पर आ जाते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको पकड़ के बाहर ले जाते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोनियम जो है बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा करने की। एक दवाई और है हमने यहाँ लिखी है,
हेलोडर्मा। अब हेलोडर्मा जो है ये बड़ी जबरदस्त दवाई है। हेलोडर्मा के अंदर वो कहता है इसके नस नस के अंदर सर्दी भरी होती है, और इतनी सर्दी भरी होती है कि वो जो इतनी इसको चिल लगती है, इतनी सर्दी इसको लगती है कि ये घर के अंदर सुराख देखता रहता है कि कहीं कोई सुराख तो नहीं है जहां से हवा आ रही है, मैं उसको बंद करूं। इसके अंदर इतनी सर्दी पाई जाती है हेलोडर्मा के अंदर, और ये समझता है कि मैं बर्फ में पड़ा हूं, पूरे जिस्म को मैं समझता है कि बर्फ में पड़ा हूं। तो ये वाइटैलिटी को हाई करती है, और ये उस एटीट्यूड में नहीं करेगा। ये तो यहां टेम्परेचर अगर 30 भी है तो उसमें भी अपने आप को सर्दी महसूस करेगा। तो एलोडर्मा ये है कि वो जो फ्रॉस्ट बाइट वाले को हम देंगे तो उसके अंदर बड़ी तेजी से एनर्जी पैदा करेगा, और वो हीट लेवल ज्यादा पैदा कर देगा और आपको उस क्राइसिस से बाहर निकाल देगा। अब कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे सलेशिया, गर्मी में भी सर्दी महसूस करता है। कैप्सिकम हमारी एक दवाई है जो कि मैंने गर्मियों में जून जुलाई में लोग कंबल ओढ़े होते हैं और चूल्हे के पास बैठे होते हैं। अब सर्दी वाली दवाइयां और बहुत हैं, लेकिन हमने टॉप पे जो दवाइयां रखी हैं जो स्पेशली फ्रॉस्ट बाइट करती हैं, जो बर्फ की सर्दी जो है वो मुतासर होते हैं, उसमें एगेरिकस है, उसमें जिंकम है, उसमें ट्यूबरक्लोनियम है, हेलोडर्मा, ये 4 दवाइयां टॉप पे हैं। उसके बाद मैंने कहा प्लाटिनम है, आर्सेनिक है, बोरक्स है, कैंथरस है, कार्बोवेज है, फेरमफास है, पेट्रोलियम की हमेशा जो स्किन की डिजीज होगी, जैसे उसको सोराइसिस है, उसको क्रैक्स पड़ते हैं, ये भी चिल बैलेंस की दवाई है। इनकी अक्सर सर्दियों में जो है फुट रॉड हो जाता है, सर्दी से इनकी स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहां पेट्रोलियम काम करेगी। ये सोराइसिस में भी काम करती है। फेरमफास है, फास्फोरस है, आपकी पल्सटीला है। पल्सटीला का वही रोल है, हालांकि पल्सटीला जो है वो बड़ी गर्म मिजाज दवा है। पल्सटीला बड़ी गर्म मिजाज दवा है, लेकिन इसका रुख भी अंदर से बाहर की तरफ है, ये चीजों को बाहर से प्रोटेक्ट भी करती है, ये चीजों को बाहर से प्रोटेक्ट भी करती है। इसी तरह सलेशिया, मैंने आपको कहा सलेशिया वाला भी जो है वो अगर उसको वो तो सख्त गर्मी में भी कंबल ओढ़ के सोया होता है, तो चाहे आप उसको जब आप लेके चले जाएं बिलो 0 टेम्परेचर में, तो फिर उसका क्या हाल होगा। तो वो जो है एक नॉर्मल बंदे से जल्दी उसके अंदर पकड़ा जाएगा। एक नॉर्मल बंदे से, एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले बंदे से जो जिसको गर्मी लगती है, इसको तो गर्मी में भी सर्दी लगती है, तो इसको वाकई जब आप सर्दी में ले जाएंगे तो इसका तो बुरा हाल हो जाएगा। इसी तरह रस्टॉक्स वाला जो है वो हमेशा सर्द मौसम में, बरसाती मौसम में ये तकलीफ उठाता है। तो ये हमने पहले दर्जे की दवाइयां ऊपर रखी हैं, सेकंड दर्जे की भी हमने दवाइयां नीचे, जैसे टेरीबेंथीना है, टैम है, टैमस है, ये वो दवाइयां हैं। कैप्सिकम भी ऊपर जिक्र हो गया। ये सारी दवाइयां सर्द मजाज हैं, ये सारी दवाइयां, नक्स वमीका सर्द मजाज है, नक्स वमीका को भी सर्दी लगती है, और सुराइनम सर्द मजाज है, सुराइनम भी सर्दी से तकलीफ उठाता है। तो आप क्या करते हैं, सुराइनम एंटीसोरक है, सल्फर भी एंटीसोरक है। सल्फर गर्म मजाज है, सुराइनम नरम मजाज है, ठंडे मजाज है, उसको सर्दी ज्यादा लगती है, सल्फर को गर्मी ज्यादा लगती है। तो जब आप इंटरकरेंट करेंगे, जैसे ट्यूबर देते हैं, तो आप सुराइनम भी दे सकते हैं। अब कल्केरिया कार्ब है, वो भी ठंडे मजाज का है, उसको भी सर्दी ज्यादा लगती है। अब कल्केरिया पकार के पांव को ज्यादा सर्दी लगेगी, बेलाडोना के पांव को ज्यादा ठंड लगेगी, सलेशिया की पूरी बॉडी को ठंड लगेगी। तो ये ध्यान में रखें कि जो टेम्परेचर 0 से नीचे आएगा तो वहां ये दवाइयां एज ए प्रोटेक्शन भी